Hi everyone, this is Pawan and you are watching my YouTube channel Torsia Way to Success। ये साइंस सीरीज का 10वां पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस सीरीज से बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी गैस का प्रयोग गर्म हवा के गुब्बारों में किया जाता है? अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हीलियम है तो ये गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन। यहाँ बोला जा रहा है गर्म हवा का गुब्बारा, तो मैं आपको इसका पिक्चर दिखा देता हूँ। यह है हॉट एयर बैलून। इसी गुब्बारे के बारे में यहाँ बोला जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में कुछ गणना किया था? तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था, पदार्थ के टोटल 5 अवस्था होते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आपसे पूछा जा रहा है 5वां अवस्था के बारे में किसने बताया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र नाथ बोस। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। उनका नाम क्या था? आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इन्हीं दोनों के नाम को मिलाकर 5वां अवस्था का नाम दिया गया था, जो कि था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। डैश में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपको इसका केमिकल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेंजीन। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ये है बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ कार्बन का परमाणु कितना है? 6, और हाइड्रोजन का परमाणु कितना है? 6। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? जो हम लोग अभी पेंसिल यूज करते हैं उसका आविष्कार कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूरोप। अगर आपसे ये पूछा जाए यूरोप में भी कहाँ हुआ था, तो यूरोप में भी हुआ था फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, 1940 के दशक में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य था एटम बम या परमाणु बम का निर्माण करना। तो यहाँ पूछा जा रहा है उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैनहट्टन परियोजना। एंड यह परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था। और मैं आपको बता दूं, इस प्रोजेक्ट का जो हेड था उनका नाम था ओपेनहाइमर। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ एटम बम, परमाणु बम का पिता किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा ओपेनहाइमर। एंड इसके अलावा एक और बात आप जान लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मैनहट्टन परियोजना का कोड नेम क्या था, जैसे कि मान लीजिए जब भारत में 1974 में जब परमाणु परीक्षण किया गया था तो उसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। तो इसी प्रकार से 1940 में के दशक में जब यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो उसका कोड नेम क्या था? तो इसका आंसर होगा ट्रिनिटी, TRINIT1। तो इसका कोड नेम क्या था? ट्रिनिटी। ये बातें आपको याद रखनी है। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? तो मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार बताया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पोखरण। और यह टेस्ट कब किया गया था? 1974 में। और इसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? मतलब कि आइंस्टीन द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया था E = mc², ये आपसे पूछा जा रहा है कब यह प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1905। और मैं आपको बता दूं, इसी के लिए 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। डैश की खोज बाद में हुई थी और इसे इका सिलिकॉन से बदल दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम। अगर आप इसे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। जब आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा तो आपको एक वीडियो मिलेगा आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल का। आप उसे पूरा देखिएगा, आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऐसा कौन सा मशीन है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत सेल। एंड मैं आपको बता दूं, सेल और बैटरी में अंतर होता है। तो सेल क्या होता है?
जैसे मान लीजिए कोई टॉर्च है, तो टॉर्च में जो आप लगाते हैं वो सेल होता है। जब एक से अधिक सेल को आप आपस में कनेक्ट करते हैं तो उस ग्रुप को कहा जाता है बैटरी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सेल क्या होता है, जो आप जनरली मार्केट से खरीदते हैं, और जब बहुत सारे सेल को आप आपस में ऐड कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो उसी कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब इसका क्या मतलब है? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर करंट का मान 8 एम्पियर से अधिक हो जाएगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। यहाँ बोला जा रहा है अम्ल और क्षार, तो मैं अम्ल का एग्जांपल लेता हूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्षार का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं NaCl क्या है, लवण है, और H2O क्या है, जल है। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने ऑलरेडी एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में बताया था। जब आप एसिड या बेस को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, उससे उष्मा निकलती है। तो जब किसी रिएक्शन में उष्मा निकलती है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सामान्यतः जनरली विद्युत तापन उपकरण में प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, विद्युत तापन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक हीटर। आपसे पूछा जा रहा है हीटर में क्या यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम। मतलब कि हीटर में कौन सा वायर यूज किया जाता है, नाइक्रोम वायर। और नाइक्रोम किसके किसके मिलने से बनता है, तो नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा, ये 4 ऐसे तत्व होते हैं जिनके मिलने से नाइक्रोम बनता है। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए इथाइन और डैश का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस गैस का यूज किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सी एसिटिलीन। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो सभी बातें आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, मैं वहाँ पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो हम लोग चेक करते हैं, नींबू ऑक्जेलिक एसिड, यही इसका सही आंसर है, यह सही मिलान नहीं है। तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड। इसके अलावा इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ये सही है। दूध में लैक्टिक एसिड, और चींटियों के डंक में फॉर्मिक एसिड, ये भी सही है। डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। मतलब कि हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा एसिड बढ़ने लगता है जिसके कारण कि हमारे मांसपेशी में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक एसिड। जनरली आप लोग देखते होंगे जब आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर लेते हैं या साइकिल चलाते हैं तो आपके बॉडी में या पैर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है जिसके कारण आपके बॉडी में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, CH3OH। अगर आपसे पूछा जाए इथाइल अल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका आंसर होगा C2H5OH। तो इथाइल अल्कोहल को जनरली हम लोग पीने वाला शराब के नाम से जानते हैं। एंड मिथाइल अल्कोहल इसे पिया नहीं जाता, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हानिकारक तो वैसे इथाइल अल्कोहल भी होता है, लेकिन ये मिथाइल अल्कोहल जहरीला होता है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है शराब के रूप में। निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है सबसे वीक एसिड कौन सा है। तो आप इसका आंसर तभी बता पाएंगे जब आपको इसका केमिकल फॉर्मूला मालूम होगा। तो हम लोग इसका केमिकल फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HCOOH, या मैं इसे बोल सकता हूँ H2CO2। तो मैं इसे लिख देता हूँ H2CO2। इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है
H2O4। अब हम लोग बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला देखते हैं, C7H6O2। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। आपसे पूछा जा रहा है दुर्बल एसिड मतलब कि वीक एसिड, तो आपको यहाँ मालूम होना चाहिए अगर एसिड में कार्बन का मात्रा ज्यादा हो जाए तो वो एसिड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ कार्बन का आइटम कितना है, 7 है। तो यही सबसे वीक एसिड है, बेंजोइक एसिड। C12H22O11 किसका रासायनिक सूत्र है, तो आपने पढ़ा होगा ये चीनी का केमिकल फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं चीनी को ही क्या कहा जाता है, लैक्टोज कहा जाता है। इसके अलावा जो ऑप्शन है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो आई होप आप इसका आंसर जानते होंगे एंड आपने बता भी दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कैसे हुआ, तो आप ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कार्बन का कितना आइटम है, 6 आइटम। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में यह होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च। इत्र बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग स्वादिष्ट मसालों के रूप में भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्टर। इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका सुगंध पके हुए फल की तरह होता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एस्टर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह रिएक्शन जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है तो डैश कहलाती है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है जब 10% NaCl से बिजली पास कराया जाता है तो जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ऐसा क्यों होता है ये समझिए, जब NaCl से बिजली पास कराया जाता है तो क्या होता है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। इसके अलावा NaOH का भी निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरीन से क्या ले लिया गया है, क्लोर, और NaOH क्या है, एक क्षार है, एक बेस है। तो यहाँ से क्या आ गया, क्षार, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, Fe आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं क्या बनता है, FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं आयरन ने क्या किया है, कॉपर को हटा दिया है और उसकी जगह पर बैठ गया है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था, जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड से, किसी यौगिक से दूसरे एलिमेंट को हटाकर उसके जगह पर बैठ जाए तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कराए थे पिछले वीडियो में, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। 2Mg प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बनाया है, 2MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपसे पूछा जा रहा है ये किस प्रकार का रिएक्शन है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दो एलिमेंट है या बोल सकते हैं दो पदार्थ है, रिएक्ट करके एक पदार्थ बनाया, मतलब कि ये डायरेक्ट ऐड हो गए। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सा अभिक्रिया होता है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है सूर्य में कौन सा रिएक्शन होता है जिससे सूर्य को एनर्जी मिलती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन में दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई, जो हल्के न्यूक्लियाई होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करके भारी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। या मैं बोल सकता हूँ सूरज में दो हल्के हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके हीलियम का निर्माण करते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलता है। इसी सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम भी काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य ट्रांसफार्मर डैश पर कार्य करता है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है वो किस करंट पर काम करता है। ये आपके ऑप्शन AC करंट, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा,
या दोनों पे या लेंज धारा पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यावर्ती धारा। मतलब कि ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा पर, अल्टरनेटिंग करंट पर। अगला क्वेश्चन है, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? मतलब कि एमिनो एसिड किन किन तत्वों के मिलने से बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? दिया गया प्रतीक सिंबल किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो सिंबल क्या हम लोग देख लेते हैं। ये है सिंबल। अगर आप चाहें इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है V, और V से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि ये किसका सिंबल है? वोल्टमीटर का। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा एंड आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, या इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। मैं वहाँ भी PDF का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फाइनली, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले पार्ट में।